छात्र, हमारा आज का इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है विसरण, जिसे इंग्लिश में हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। यह टॉपिक क्लास 11th के बायोलॉजी के 11th चैप्टर में ही दिया गया है, जिसमें हम पौधों में होने वाले जल के संबंध या कहें कि पौधों में जल से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। उन्हीं में से एक क्रिया है विसरण, जो क्या होता है कि पौधों में जल के संवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो विसरण क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और इसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, हम अपने इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो सके। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोग। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हमारा टॉपिक है विसरण, हम विसरण की बात करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है विसरण है। अब विसरण कहलाता क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि यदि हम कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती की खुशबू संपूर्ण कमरे में फैल जाती है। इसी प्रकार यदि हम सेंट या इत्र की बोतल खोलते हैं तो इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। और यदि हम किसी पानी से भरे बीकर में केमलोफोर के कुछ टुकड़े डालते हैं तो वह टुकड़ा पूरे पानी में घुल जाता है, मतलब पूरे पानी में फैल जाता है। इसी प्रकार यदि हम पानी से भरे बाल्टी में नील की बूंदें डालते हैं तो वह नील पूरे पानी में घुल जाता है। और यदि हम बर्फ को खुले में रखते हैं तो वह लगातार पिघलती एक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि पूर्ण रूप से पिघल जाएगी। तीनों ही कंडीशन में देखेंगे कि अधिक से कम की ओर क्या हुआ, आयनों का या अणुओं का विस्थापन हुआ। किसमें, ठोस, द्रव और गैस। गैस की बात करें तो इत्र गैस था, धुआं गैस था, उसके बाद पानी जो था वो द्रव था और नील भी द्रव था। उसके बाद हम बर्फ की बात करते तो वो ठोस था। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही आयनों का अधिक से कम की ओर स्थानांतरण हुआ या गति हुई। तो परिभाषा क्या बनेगी उसको समझेंगे हम यहाँ पर। विसरण कहलाएगा क्या, विसरण को आप बता सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें ठोस, द्रव व गैस तीनों के अणु या आयंस, तीनों के क्या, अणु या आयंस अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, वह क्रिया जिसमें क्या होता है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों ही के अणु या आयंस अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से, मतलब जहां पे इनके अणु या आयनों की अधिकता है वहां से जहां पर इनकी कमी है उस ओर गति करते हैं। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि दोनों स्थितियां बराबर नहीं हो जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि दोनों ही जगह, मतलब सभी जगह अणु या आयंस एक जैसे हो जाने चाहिए, कहीं पर ज्यादा या कहीं पर कम नहीं होने चाहिए। ठीक है। यदि इसके बाद हम
इसी के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं डिफ्यूजन रेट की या विसरण के दर की, तो हमने बताया कि विसरण जो होती है वह गैसों में सबसे अधिक, क्योंकि गैस के अणु क्या होते हैं, तत्काल दूर दूर होते हैं, उसके बाद द्रव में होते हैं, और सबसे कम किसमें होते हैं, ठोस में। तो हम विसरण दर को इस प्रकार लिख सकते हैं, विसरण दर, जिसे हम क्या कह सकते हैं, DR, डिफ्यूजन रेट भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है गैसों में, ठीक है, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम क्या होता है, ठोस में होता है। ये क्या है, विसरण दर है, मतलब इस दर से विसरण की क्रिया होती है। अब एक सवाल उत्पन्न होता है कि पौधों में, हम पौधों के परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में पढ़े हैं, तो पौधों में विसरण की क्रिया के द्वारा ही जड़ों द्वारा, मिट्टी से जो जल का अवशोषण जड़ों द्वारा किया जाता है, वह जल विसरण की क्रिया द्वारा ही क्या होता है, एक पौधों की एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचता है, और इस प्रकार जड़ों से पत्तियों तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो विसरण की क्रिया के द्वारा क्या होता है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल पौधों के विभिन्न भागों की कोशिकाओं और पत्तियों तक पहुंचता है। अगर हम बात करें कि जो आयंस है, अणु है, ये क्या करते हैं, एक प्रकार के जो जिस माध्यम में ये अणु या आयंस का क्या होता है, विसरण होता है, उस माध्यम में एक प्रकार का दाब उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विसरण दाब कहते हैं। तो यहाँ पे विसरण दाब की परिभाषा देखेंगे, ये भी पूछा जाता है, विसरण दाब, जिसको कहते हैं DP कह सकते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर के नाम से जाना जाता है, डिफ्यूजन प्रेशर। तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि विसरण करने वाले अणु या आयंस, अणु या आयंस, ठीक है। यहाँ पे अणु या आयंस की बात करें, मतलब जो अणु या आयंस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, विसरण करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि विसरण दाब क्या होगा, कि विसरण करने वाले अणु या आयंस क्या होते हैं, अणु या आयन का क्या होता है, अणु या आयनों का, यहाँ पे आयनों कह सकते हैं, आयनों के कारण विसरण माध्यम में, विसरण माध्यम जहां पर अणु या आयन गति कर रहे हैं, ठीक है, तो विसरण माध्यम में एक दाब उत्पन्न किया जाता है, एक दाब उत्पन्न होता है, जिसे DP या डिफ्यूजन प्रेशर या परासरण विसरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण दाब या डिफ्यूजन प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। तो विसरण करने वाले अणु या आयन जिस माध्यम में गति कर रहे होते हैं, उस माध्यम में अणु या आयनों के द्वारा उत्पन्न दाब को हम विसरण दाब कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डिफ्यूजन प्रेशर या शॉर्ट में DP लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में आता है कि विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, मतलब विसरण की क्रिया को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि विसरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, वो होती है सांद्रता, पदार्थ की जो सांद्रता है वो हो सकती है, या उसके बाद आप बता सकते हैं उसकी प्रवणता, इसी को सांद्रता या प्रवणता कहते हैं, प्रवणता, ठीक है। इसके साथ ही जो जिस माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो एक प्रकार की झिल्ली, या जैसे कहें कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली की बात करें, तो इस प्रकार की अगर झिल्ली उपस्थिति होती है, तो उस झिल्ली की पारगम्यता, झिल्ली की पारगम्यता, मतलब यदि झिल्ली पारगम है तभी आयंस या अणु उस पार जा पाएंगे, यदि पारगम नहीं है तो इसी पार रुक जाएंगे, अर्ध पारगम है तो कुछ अणु जा पाएंगे, कुछ रुक जाएंगे। तो यहाँ पे झिल्ली की पारगम्यता भी क्या करती है, विसरण की क्रिया को प्रभावित करती है। इसके साथ ही तापमान
तापमान के साथ साथ दाब, ये सभी क्या करते हैं, विसरण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। यदि हम प्रवणता की बात करते हैं तो प्रवणता में वृद्धि होती है तो विसरण की दर भी बढ़ती है। मतलब प्रवणता बढ़ेगा तो विसरण की दर क्या होगी, बढ़ेगी। इसी प्रकार तापमान बढ़ाने पर भी विसरण की दर में वृद्धि होती है। प्रवणता और तापमान बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ती है, लेकिन विसरण करने वाले जो माध्यम होते हैं, जैसे विसरण करने वाला माध्यम है कि किसमें पदार्थ या आयन, अणु या आयन गति कर रहे हैं, तो वो माध्यम कहलाता है। यदि माध्यम का घनत्व अधिक है, मतलब माध्यम बहुत घना है, तो उसमें अणुओं को जाने में कठिनाई होगी, विसरण करने में कठिनाई होगी। इसलिए अगर माध्यम का घनत्व अधिक होता है तो विसरण की दर घटती है। विसरण की दर क्या घटेगी, घट जाएगी अगर घनत्व ज़्यादा है, किसका, माध्यम का। ठीक, उसी प्रकार यदि हम बात करें पदार्थों का जो विसरण करने वाले पदार्थों का घनत्व यदि ज़्यादा है, पदार्थों का घनत्व भी प्रभावित करता है विसरण की क्रिया को। तो आप यह बता सकते हैं कि पदार्थों का घनत्व, अगर जो पदार्थ विसरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं, यदि उनका घनत्व अधिक है तो वह भी क्रिया को प्रभावित करता है। कैसे, कहा जाता है कि भारी गैस एवं अधिक घनत्व वाले जो पदार्थ या अणु होते हैं, या कहें सिंपल तौर पे भारी गैसों एवं अधिक घनत्व वाले गैसों, यहाँ पे दो चीजें बताई गई, भारी गैसों की बात की जा रही है और अधिक घनत्व वाले गैसों की बात की जा रही है। इनका क्या होता है, गैसों एवं पदार्थों का विसरण। ठीक है, यहाँ पे पदार्थों की बात भी कर ली गई, भारी गैसों, अधिक घनत्व वाली गैसों एवं पदार्थों का विसरण कम होता है, कम घनत्व वाली गैसों एवं पदार्थों की अपेक्षा धीमी गति से होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जाए कि पदार्थों की घनत्व की बात आती है तो भारी गैसों, अधिक घनत्व वाले गैसों एवं पदार्थों का जो विसरण की क्रिया होती है, पदार्थों जो विसरण की क्रिया होती है, उनके विसरण की क्रिया में हल्के घनत्व, कम घनत्व वाली गैसों और पदार्थों की अपेक्षा धीमी गति से होता है। मतलब भारी गैसों और ज़्यादा कह सकते हैं कि अधिक घनत्व वाली गैसों और पदार्थों की तुलना में कम घनत्व वाली गैसों या पदार्थों में क्या होता है, अपेक्षा धीमी गति से विसरण की क्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि विसरण की क्रिया का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पौधों में विसरण की क्रिया का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर विसरण का उपयोग, सिग्निफिकेंस ऑफ, क्या कह सकते हैं, डिफ्यूजन इन प्लांट, पादपों में विसरण की क्रिया का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो बताया जाता है कि जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है, वह क्रिया किसके द्वारा होती है, विसरण के द्वारा होती है। ठीक है, क्योंकि विसरण की क्रिया के द्वारा जो जल होता है वो पौधों की पत्तियों तक पहुंच जाता है। अब पौधों की पत्तियों के बाद विसरण की क्रिया नहीं होती तो पौधों की पत्तियों में जल की अधिकता हो जाती है, वो वाष्प बनकर बाहर वातावरण में मुक्त हो जाती है। तो विसरण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। इसी प्रकार जो पौधों में गैसीय आदान प्रदान, मतलब CO2 को अवशोषित करना और O2 को निकालना, तो यह क्रिया भी क्या होती है, विसरण के द्वारा होती है। गैसों का आदान प्रदान भी क्या होता है, विसरण के द्वारा होता है। तीसरा आप बता सकते हैं आयनों एवं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, मतलब कह सकते हैं कि पौधों में
जो भोजन बनता है पत्तियों में अधिक होता है और धीरे धीरे वह उस ओर जाता है जिस ओर उसकी कमी होती है, अर्थात अधिक से कम की ओर जा रहा है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जा रहा है। इसलिए विसरण क्रिया द्वारा आयनों एवं पदार्थों का भी स्थानांतरण होता है। आयनों से तात्पर्य है कि मिट्टी से जो खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं उनमें जो आयन होते हैं वो आयन भी विसरण क्रिया के द्वारा नीचे से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो आयनों एवं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण भी होता है। आयनों एवं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। इसके बाद आप आगे बता सकते हैं कि इसके कारण क्या होता है कि पौधों की पत्तियों या कहें कि पौधों की जो आंतरिक भित्तियां होती हैं, अगर पौधे के हम ऊपर छाल को हटाते हैं तो अंदर से नमी निकलती है। तो जो पौधों की आंतरिक भित्ति होती है, आंतरिक दीवारें होती हैं, वो नम विसरण की क्रिया के द्वारा बनी रहती हैं, क्योंकि पौधे के मध्य में जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। उन फ्लोएम द्वारा या जाइलम द्वारा जो जल पहुँचता है वो विसरण क्रिया द्वारा पौधे के प्रत्येक कोशिका में पहुँचाया जाता है, जिससे पौधे की आंतरिक भित्तियाँ नम बनी रहती हैं। ठीक है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि पौधों के विभिन्न भागों से जो एक प्रकार की स्मेल आती है, पुष्प से खुशबू जो आती है, वह खुशबू भी विसरण क्रिया के द्वारा ही हमारे तक पहुंच पाती है। तो विसरण की क्रिया का पौधों के जीवन चक्र में बहुत अधिक महत्व है, जो पौधों में पाए जाने वाले पौधों के द्वारा अवशोषित जल के बीच आपसी संबंध स्थापित करने का कार्य करता है, जिसे हम पादप जल संबंध भी कहते हैं। पादप जल संबंध में अनेक क्रियाएं भाग लेती हैं, जिसमें से एक क्रिया आपकी विसरण है। विसरण के बारे में एक शॉर्ट परिभाषा बता दें कि ठोस, द्रव और गैस तीनों के ही अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होना कहलाता है, विसरण कहलाता है। और यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि दोनों ही स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती है। ठीक है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर लेते हैं तो कारक कौन होते हैं? आप सांद्रता या प्रवणता, झिल्ली की पारगम्यता, तापमान एवं दाब होता है। इसके साथ ही पदार्थों के घनत्व इसको प्रभावित करते हैं। विसरण करने वाले आयनों या अणुओं के द्वारा विसरण माध्यम में जो दाब उत्पन्न किया जाता है उसे हम विसरण दाब कहते हैं। ठीक है। विसरण की क्रिया को प्रभावित करें, विसरण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है तो आप बता सकते हैं वाष्पोत्सर्जन में, गैसों के आदान प्रदान में, आयनों एवं खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में करते हैं। साथ ही में इसका उपयोग करते हैं पौधों की आंतरिक भित्तियों को नम बनाए रखने में किया जाता है, और पौधों के विभिन्न भागों, पुष्पों आदि से जो खुशबू आती है वह भी विसरण की क्रिया के द्वारा ही आती है। ठीक है। तो ये था विसरण और विसरण दाब तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक और उसके महत्व। ठीक है।